आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 16 की समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। तो सबसे पहले हमारे पास है डिफिकल्ट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है मिशनरीज। किसी भी रिलीजन के लोग जब दूसरे इलाके में जाकर अपने मजहब को यानी रिलीजन को दूसरे लोगों को बताकर प्रीच करते हैं ना, तो उन्हें मिशनरीज कहते हैं। उसके बाद है एवेंजलिस्ट। ये भी मिशनरीज के लिए दूसरा वर्ड है, लेकिन ये ना क्रिश्चियनिटी के लिए स्पेसिफिक है। लेकिन कुछ जगह पर ना इसको मिशनरीज से इस तरह से डिफरेंट बताया गया है कि जो मिशनरीज होती हैं ना, वो किसी जगह जाकर सिर्फ अपने वर्ड से प्रीच करते हैं, जबकि जो एवेंजलिस्ट होते हैं ना, वो अपने कामों से यानी अपने एक्शन से जाकर अपने रिलीजन को दूसरे लोगों में प्रीच करते हैं। ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, बट ये दोनों वर्ड सेम ही है। उसके बाद वर्ड है एफुलिफू। ये इग्बू लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है बेकार आदमी या फिर गवार आदमी या फिर मामूली आदमी। उसके बाद है बटक्स, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा। उसके बाद है एमाडियोरा। ये बिजली का देवता है। उसके बाद है इडिमिली। ये दरिया के देवता का नाम है। उसके बाद है अकबुगवो। ये इग्बू लैंग्वेज में ना उनके उस देवता का नाम है जिसको वो जान देने वाला और जान लेने वाला समझते हैं। उसके बाद है एंड में कैलो। इसका मतलब है इमेच्योर, यानी कोई जवान लड़का या आदमी जिसको किसी भी चीज का एक्सपीरियंस ना हो। अब ना हम समरी को देख लेते हैं। अब जब ठीक अगले 2 साल बाद ओबीरिका अपने दोस्त कोनकोवो के पास आता है तो हालात इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते। अब अपने क्रिश्चियनिटी वाले मजहब की तबलीग करने वाले जो मिशनरीज थे ना, वो भी यूमुफिया में आ गए थे। उन्होंने यूमुफिया में अपना चर्च भी बना लिया था और उन्होंने काफी लोग अपने रिलीजन में कन्वर्ट भी कर लिए थे। उसके अलावा ना उन्होंने साथ वाले गाँव और टाउन्स में भी तबलीग करने वाले लोगों को भेज दिया था। ये बात यूमुफिया के कबीले के लीडर्स को बहुत ही ज्यादा दुखी लगती थी, लेकिन उनमें ज्यादातर लोग यही मानते थे कि ये अजीब सा मजहब है और ये गोरे लोग जो है ना, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि इन गोरे लोगों ने जिनको भी कन्वर्ट किया था वो मामूली से ही लोग थे, यानी उनमें कोई भी टाइटल वाला या बड़े रैंक वाला आदमी नहीं था। उसके अलावा जब भी गांव में लोगों की कोई असेंबली होती थी ना, तो इन कन्वर्ट्स हुए लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी। इन मामूली लोगों को यूमुफिया के लोग एफुलीफू कहते थे, जिसका मतलब होता है बेकार आदमी। इस एफुलीफू वर्ड के लिए ना यूमुफिया के लोग ये इमेजरी यूज करते थे कि ये एक ऐसा आदमी है जिसने ना अपना चाकू बेच दिया है और तलवार की बजाय ना अपनी तलवार का खाली कवर लेकर जंग करने के लिए चला जाता है। काइलो जो कि एकबाला की प्रीस्टेस थी, वो इन कन्वर्ट्स हुए लोगों को कबीले का कचरा कहती थी। वो कहती थी कि ये जो नया फेथ है ना, ये एक पागल डॉग की तरह है जो कि इस कचरे को खाने के लिए आया है। ओबीरिका कोनकोवो के गांव इसलिए उससे मिलने के लिए आया था क्योंकि उसने ना कोनकोवो के बेटे नोए को इन तबलीग करने वाले लोगों के साथ यूमुफिया में देखा था। पहले तो ओबीरिका ने नोए से बात करने की कोशिश की, लेकिन मिशनरीज ने उसे ऐसा ना करने दिया। लेकिन जब उसे आखिरकार नोए से बात करने का मौका मिला ना, तो उसने नोए से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो नोए कहता है कि मैं भी अब इन्हीं लोगों में से हूँ। तो फिर जब ओबीरिका को कोई और बात नहीं मिलती तो वो पूछता है कि तुम्हारा फादर ओकोनकोवो कैसा है। तो नोए ना खुश होकर कहता है कि मुझे नहीं पता वो कैसा है, वो मेरा फादर नहीं है। यही बात सुनकर ओबीरिका मोबेंटा में ओकोनकोवो से मिलने के लिए आया था और उसे ना मोबेंटा आकर पता चलता है कि ओकोनकोवो नोए के बारे में बात नहीं करना चाहता। ये तो नोए की माँ थी जिसने ओबीरिका को इस बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब वो मिशनरीज मोबांटा गांव में भी आ गई थी, इस वजह से पूरा गांव हिला हुआ था। वहां पर आने वाले लोगों में 6 लोग थे, जिनमें से 5 काले और एक गोरा आदमी था। जब वो लोग मोबांटा गांव में आए तो हर आदमी, औरत और बच्चा उनको देखने के लिए बाहर आ गया। जब अबामे गांव में ना एक गोरे आदमी को लोगों ने मारकर उसके आयरन हॉर्स को दरख्त के साथ बांध दिया था ना, तब से लेकर अब तक इन गोरे लोगों के बारे में कहानियां बनती हुई आ रही थी। इसीलिए अब लोग यहाँ पर इस अंग्रेज को देखने के लिए आए थे। वो वाला टाइम था साल का कि जब सब लोग खेती बाड़ी से फारिग होकर घर पर बैठे हुए होते थे। जब वो सब लोग वहां पर जमा हो जाते हैं तो वो गोरा आदमी उनसे बात करना शुरू करता है। वो गोरा आदमी उन लोगों से एक इंटरप्रेटर की मदद से बात कर रहा था जो कि इबू यानी इग्बू कबीले का ही आदमी था। इस इंटरप्रेटर का जो डायलेक्ट था ना, वो मोबांटा के लोगों को अजीब और हार्श लग रहा था। बहुत से लोग तो इस इंटरप्रेटर की बातों पर हंस रहे थे क्योंकि वो ना कुछ वर्ड्स बहुत ही अजीब तरह से बोल रहा था, जैसे कि वो ना माई सेल्फ कहने के बजाय माई बटक्स कहता था। लेकिन क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी काफी अपीलिंग थी तो इसलिए कबीले के लोग उसकी बात सुन रहे थे। वो इंटरप्रेटर कहता है कि वो इन्हीं में से है क्योंकि वो लोग इसकी लैंग्वेज और इसके रंग को देखकर इस बात का अंदाजा भी लगा सकते थे। बाकी के 4 काले लोग भी उसके भाई थे, लेकिन उनमें से एक काला इग्बू लैंग्वेज नहीं बोल सकता था। वो गोरा आदमी भी उनका भाई था क्योंकि उनके मुताबिक वो सारे खुदा के बच्चे थे। फिर वो आदमी इन लोगों को अपने नए गॉड के बारे में बताता है जो कि इस पूरी दुनिया का और सब औरतों और मर्दों को बनाने वाला है। अब याद रहे कि जब मैं यहाँ पर उस आदमी की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि वो इंटरप्रेटर गांव के लोगों को इस गोरे आदमी की बातें ट्रांसलेट करके बता रहा है, यानी असल में वो गोरा आदमी है उनसे जो कि बात कर रहा है। फिर वो इन्हें बताता है कि वो लोग झूठे खुदाओं को पूजते हैं जो कि लकड़ी और पत्थर के खुदा हैं। इस बात को सुनकर लोग एक दूसरे के साथ धीमी आवाज में विस्पर करने लग जाते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बात करने लग पड़ते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि जो सच्चा गॉड है ना, वो बहुत ऊपर रहता है और सब लोग मरने के बाद उसी के पास जाकर अपना
अपना हिसाब किताब देते हैं। और जो लोग इग्नोरेंस में या फिर जानबूझकर लकड़ी और पत्थर के खुदाओं को पूछते थे ना, उनको गर्म पाम ऑयल में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो कि अच्छे काम करते हैं, वो मरने के बाद हमेशा के लिए उस खुदा के पास खुशी खुशी उसके किंगडम में रहते हैं। इसलिए हम लोग आप लोगों के पास इस खुदा की तरफ से आए हैं, जिसने हमें यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम सब लोग उसकी तरफ लौट आओ और इन झूठे खुदाओं को पूजना बंद कर दो, ताकि मरने के बाद तुम्हारी बख्शिश हो जाए। इतने में ना एक आदमी कहता है, योर बटक्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। हम जानते हैं कि यहाँ पर ना इस आदमी ने योर बटक इस गोरे आदमी को ही कहा है, क्योंकि वो इंटरप्रेटर बार बार माई सेल्फ की बजाय यही वर्ड कह रहा था, क्योंकि वो भी इग्बू लैंग्वेज बोलने वाला था और इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और गांव के लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी। इसलिए वो आदमी ना योर बटक कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं। इस बात को ना मैं आगे क्रिटिकल एनालिसिस में जाकर मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर हमें ना उस आदमी ने जो बात कही है उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला तो ये कि क्या इस गोरे आदमी को हमारी जुबान समझ आती है, या फिर ये अरे देखो इसको तो हमारी जुबान भी समझ आती है। तो क्योंकि इस सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसलिए इसका मतलब दूसरा ही है, यानी इसको हमारी जुबान समझ आती है। अब जब वो एक आदमी इस गोरे आदमी से ये बात कहकर हंसता है तो वो अंग्रेज ना अपने इंटरप्रेटर से इसका मतलब पूछता है। इससे पहले कि इंटरप्रेटर कुछ कह पाता, एक और आदमी सवाल करता है कि इस अंग्रेज का लोहे वाला घोड़ा किधर है। तो वो तबलीग करने वाले लोग आपस में मशवरा करते हैं और ये रिजल्ट निकालते हैं कि ये आदमी शायद बाइसिकल की बात कर रहा है। जब वो ये बात अपने उस अंग्रेज दोस्त को बताते हैं तो वो अंग्रेज ना सिंपैथी दिखाते हुए मुस्कुराता है और वो कहता है कि इन लोगों को बता दो कि जब मैं इन लोगों के साथ यहाँ पर रहूंगा ना, तो मैं बहुत सारे लोहे के घोड़े यहाँ पर इनको लाकर दूंगा। इनमें से कुछ लोग तो उसकी सवारी भी करेंगे। ये बात जब इनको बताई गई तो उनमें से बहुत कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया, क्योंकि वो इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि अब ये सफेद आदमी भी उनके साथ यहाँ पर रहेगा। उन्होंने तो कभी भी इस बारे में सोचा नहीं था। इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है आगे और वो कहता है कि मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, और वो ये है कि तुम्हारा गॉड कौन सा है। क्या वो जमीन का गॉड है या फिर आसमान का गॉड है, जैसे कि एमाडियारा ऑफ थंडरबोल्ट या फिर कोई और। तो वो इंटरप्रेटर गोरे आदमी से बात करता है और वो गोरा आदमी इस बात का फौरन जवाब देता है। वो कहता है कि तुमने जितने भी गॉड्स के नाम लिए हैं ना, वो दरअसल गॉड्स हैं ही नहीं। ये सब गॉड्स फ्रॉड हैं, जो कि तुम्हें तुम्हारे अजीजों को और मासूम बच्चों को मारने का कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही खुदा है जिसने जमीन को, आसमान को, तुम्हें, मुझे और हम सब को बनाया है। तो एक और आदमी पूछता है कि अगर हम तुम्हारे गॉड को फॉलो करें और अपने गॉड्स को यानी देवताओं को छोड़ दें, तो फिर हमें हमारे गॉड्स के कहर से कौन बचाएगा। तो वो गोरा आदमी कहता है कि तुम्हारे गॉड जिंदा नहीं हैं और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो तो बस लकड़ी और पत्थर हैं। जब मबांडा के लोग ये बात सुनते हैं तो वो हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो पक्का पागल हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि एनी और एमाडियोरा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इसी तरह से एडिमली और एबुगू भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मतलब वो लोग गोरे की इस बात को इतना ज्यादा हल्के में लेते हैं कि कुछ लोग तो वहां से चले जाते हैं। फिर वो मिशनरीज वहां पर एक गाना गाने लग पड़ते हैं। ये वो गाना था जो कि इग्बू लोगों के दिलों में एक्साइटमेंट पैदा करने की ताकत रखता था। वो इंटरप्रेटर इस गाने की हर लाइन को उन लोगों को समझा रहा था और उनमें से कुछ लोग तो ये गाना सुनने के बाद हक्के बक्के खड़े थे। ये गाना ऐसे दो भाइयों की कहानी था जो कि अंधेरे में और डर डर कर रह रहे थे और वो खुदा से कोसों दूर थे। ये गाना एक ऐसी शीप के बारे में भी था जो कि एक पहाड़ी के ऊपर अकेली थी, यानी वो शीपर्ड से भी दूर थी और खुदा से भी दूर थी। मे भी ये जो शीपर्ड वाली बात है ना, ये यहाँ पर मेटाफर के तौर पर यूज की गई है। गाने के बाद वो इंटरप्रेटर गॉड के बेटे जीसू क्रिस्टी की बात करता है। वहां पर कौनकोवो भी खड़ा होता है जो कि ये सोच रहा होता है कि शायद ये लोग हमारे लोगों को यहाँ पर गांव से दूर ले जाएंगे। तो वो ना ये जीसू क्रिस्टी यानी जीसस क्रिस्टी वाली बात सुनकर कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा कि तुम्हारा गॉड एक है, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि उसका एक बेटा भी है। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे गॉड की वाइफ भी होगी। बाकी लोग भी कौनकोवो की इस बात से अग्री करते हैं। तो इस पर वो इंटरप्रेटर कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि गॉड की वाइफ है। तो उन लोगों में से ना एक जोकर होता है और वो इंटरप्रेटर की बात का जवाब देता है कि तुम्हारे बटक ने अभी अभी कहा कि तुम्हारे गॉड का एक बेटा भी है, तो इसलिए उसकी वाइफ भी होगी। और अगर उसकी वाइफ भी है तो उनकी नस्ल आगे भी चली होगी और उनके आगे बहुत सारे बटक्स भी होंगे। याद रहे कि अभी तक वो लोग ना बटक इस गोरे आदमी को कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस लाइन में बटक का जो वर्ड है ना वो इंसानों के लिए जनरली यूज किया है। वो मिशनरी के लोग जो होते हैं ना वो इसकी बात को इग्नोर करते हैं और फिर होली ट्रिनिटी के बारे में बात शुरू कर देते हैं। तो जब ऐसा होता है ना तो वो मान जाता है कि ये आदमी बिल्कुल पागल है। इसलिए वो अपने कंधे हिलाता है और दोपहर को पाम के दरख्त से पाम वाइन को टैप करने के लिए वहां से चला जाता है। लेकिन वहां पर एक नौजवान लड़का था जो कि इन सब बातों से काफी इंप्रेस हुआ था और इस लड़के का नाम नोए था जो कि कौनकोवो का पहला बेटा था। और ये लड़का वो ट्रिनिटी वाली बातें सुनकर इंप्रेस नहीं हुआ था, बल्कि इसे तो वो बातें समझ भी नहीं आई थी। ये तो उन लोगों की पोइट्री थी जिसको नोए ने फील किया था, वो वाली पोइट्री जो कि उन दो भाइयों के बारे में थी जो कि अंधेरे में थे और नोए की सोल ना डर में दो सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, जो कि दो जुड़वा बच्चों के बारे में थे जो कि झाड़ियों में रो रहे थे, और एक मिफिना के बारे में था जिसको बिला वजह कत्ल कर दिया गया था। यानी यही वो दो काम थे जो कि नोए ने ना अपने गाँव में रहते हुए देखे थे कि वो जुड़वा बच्चों को झाड़ियों में फेंक आते थे
और उन्होंने उसके भाई इकमिफ्यूना को भी मार दिया था। और ये गाना सुनकर ना नवोए की सोल को सुकून मिला था। गाने के ये अल्फाज ना नवोए के लिए एक जमी हुई बर्फ की तरह थे, जो कि कांपती हुई जमीन की वजह से खुश्क जमीन पर पिघल रही थी। नवोए का इमेच्योर माइंड इन सब चीजों के बाद काफी उलझन में था। इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं है, तो अब हम क्रिटिकल एनालिसिस को देखते हैं। अब ओबेरिका को ना नवोए की माँ ने उसकी कहानी इसलिए सुनाई थी क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। बेंटा के लोग इस मिशनरी को इसलिए हाथ नहीं लगा रहे थे क्योंकि वो अबामे गांव का अंजाम देख चुके थे। उसके अलावा ना क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही सफेद आदमी था, जिस वजह से उन लोगों का डर थोड़ा कम था। अगरचे ये लोग इस नए रिलीजन को शक की नजर से देख रहे थे, लेकिन वो अंदर से फिर भी इस नए मजहब के बारे में और इस गोरी चमड़ी वाले इंसान के बारे में और भी ज्यादा जानना चाह रहे थे। इसके अलावा ना वो मिशनरीज गाने की स्ट्रेटेजी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये नेचुरल सी बात है कि जब भी कोई चीज रिदम के अंदर हमें बताई जाती है या सुनाई जाती है ना, तो वो कानों को वैसे ही अच्छी लगती है। उसके अलावा इस गोरे इंसान ने ना इन लोगों की बाइसिकल जैसी चीज को लेकर जो क्यूरियोसिटी थी ना, उसको देखते हुए इनको जो सजेशन दिया था कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे बाइसिकल्स ला कर दूंगा, ये भी एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसके अलावा हम नोए को भी देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से खुद को इस नए फेथ में कन्वर्ट करना चाहता था। इस पूरे नॉवल में ना हमें ये दो बंदे यानी नोए और ओबेरिका दोनों ही ना खुद के रिलीजन पर डाउट करते हुए नजर आते हैं। अब एंड में ना हम डायलेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में वैसे तो जो इंटरप्रेटर दिखाया गया है ना, वो इग्बू लैंग्वेज ही बोलता है, लेकिन उसकी इग्बू लैंग्वेज का जो डायलेक्ट है ना, वो यूमोफियन डायलेक्ट से थोड़ा अलग है। इसीलिए जब वो सफेद आदमी के मैसेज को ट्रांसलेट करता है ना, तो वो माई सेल्फ को माई बटक्स कहता है। आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि अगर वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझते तो उन्हें इन दो वर्ड्स का डिफरेंस कैसे पता। तो इसको लेकर ना मेरे दो गैस हैं, जो कि ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी। पहला तो ये कि वो आदमी ना इग्बू लैंग्वेज में ही ये वर्ड्स बोल रहा था, तो इसी लैंग्वेज में इन वर्ड्स को सुनकर इन लोगों को हंसी आई थी। नॉवल में ये वर्ड इसलिए इंग्लिश में है क्योंकि ये नॉवल भी इंग्लिश में है। दूसरा गैस ये है कि अगरचे वो लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि वो गोरा आदमी बार बार उनके सामने माई सेल्फ का वर्ड बोल रहा था, और जब इंटरप्रेटर इग्बू लोगों की बात को ट्रांसलेट करते हुए यही वर्ड गलत बोलता था, तो इन लोगों को ये डिफरेंस समझ आ जाता होगा, और इसीलिए इस वर्ड को सुनकर वो हंस रहे थे। लेकिन ध्यान रहे कि इनको इन वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता था, सिर्फ साउंड के डिफरेंस को सुनकर ही वो हंस रहे थे।